नमस्कार, एसएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जिले के सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का 17 से 18 जनवरी 2020 तक का अवकाश घोषित किया है। आदेश के अनुसार सभी शिक्षक पूर्व निर्धारित समय के अनुसार विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज संस्था आम चुनाव के तहत चूरू जिले की सुजानगढ़ और बीदासर पंचायत समिति में 17 जनवरी को पंचों और सरपंचों के लिए मतदान होंगे। निर्वाचन के लिए आज मतदान दल जिला मुख्यालय के केंद्रीय विद्यालय से प्रशिक्षण के बाद रवाना हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में निर्वाचन के लिए 145 मतदान दल बनाए गए हैं, जिनमें 805 कार्मिक रहेंगे। बीदासर पंचायत समिति क्षेत्र में निर्वाचन के लिए 118 मतदान दल गठित किए गए हैं, जिनमें 650 कार्मिक रहेंगे। सुजानगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की 34 ग्राम पंचायतों में 348 वार्डों के लिए 145 मतदान बूथ स्थापित किए गए हैं और बीदासर पंचायत समिति क्षेत्र की 27 ग्राम पंचायतों में 283 वार्डों के लिए 118 मतदान बूथ स्थापित किए गए हैं। सुजानगढ़ और बीदासर पंचायत समिति क्षेत्र में 10-10 ग्राम पंचायतों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां पर पर्याप्त सुरक्षा हेतु अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और वीडियोग्राफी की जाएगी। पंचायत चुनाव का प्रथम चरण में अभी सुजानगढ़ और बिदासर की पंच और सरपंचों की इलेक्शन कल होने वाली है और आज इनकी पोलिंग पार्टी रवानगी हो रही है। और आज दोनों जगह के जो पोलिंग पार्टी है आरओ है वो आ चुके हैं और हम इनको एक फाइनल ट्रेनिंग देके ईवीएम के बारे में जानकारी और इनकी प्रपत्र के बारे में जानकारी और इनकी पूरी व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इनको आज केंद्रीय विद्यालय से रवाना कर रहे हैं और ये आज अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच जाएंगे। और टोटल सुजानगढ़ में 148 और 118 जो बिदासर के हैं वहाँ पे चुनाव पोलिंग बूथ में होंगी और हम 100% श्योर है कि हम एक निष्पक्ष और एक निर्भय से जो भयमुक्त वातावरण में हम एक अच्छी सी चुनाव कराएंगे। चूरू जिला मुख्यालय के केंद्रीय विद्यालय में आज मतदान दलों की रवानगी के समय एक अजीब नजारा देखने को मिला। मतदान जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी से जुड़ा एक कर्मचारी शराब के नशे में झूमता हुआ केंद्रीय विद्यालय पहुंच गया। अंतिम प्रशिक्षण के बाद जैसे ही मतदान दलों की रवानगी हुई, यह मतदान कार्मिक भी चुनाव सामग्री लेकर रवाना हुआ, लेकिन 2 कदम चलते ही शराब के नशे में धुत होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों ने उसको बीमार समझकर संभाला और तुरंत एम्बुलेंस तक पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे शराब के नशे में होना बताया। इस दौरान चुनाव सामग्री जमीन पर पड़ी रही। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों का कैमरा ऑन हुआ तो आरोपित मतदान कार्मिक अपने आप को संभालते हुए वहां से नशे में झूमता हुआ रवाना हुआ। सोचने वाली बात यह है कि चुनाव जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटी से जुड़े कार्मिक का इस तरह से नशे में धुत होकर प्रशिक्षण में आना और उसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों का किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लेना लापरवाही को दर्शाता है। मीडिया फोटो कहता है खाना नेगेटिव खबर के अलावा दिख रहा है तब खाने लगा था अरे सर लाल लग रहे हैं खतरा पूछान दियो अरे फोटो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहन प्रकाश आज समाजवादी नेता बालाजी शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने चूरू पहुंचे, जिसके बाद मोहन प्रकाश ने मंडेलिया हाउस स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाने साधते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान मोहन प्रकाश नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, नागरिकता कानून, जेएनयू हमले सहित संसद हमले, पुलवामा और अफजल गुरु पर बोले।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा की अदूरदर्शिता के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और नागरिकता कानून को मनमाने ढंग से लागू करके देश में अराजकता का माहौल बना दिया गया है। दिल्ली के जेएनयू के छात्रों पर हुए हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने ही देश के नागरिकों के साथ अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश ने 2001 में हुए संसद हमले और पुलवामा अटैक को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सभी बड़े आतंकवादी हमले बीजेपी की सरकार के समय ही क्यों होते हैं, इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। उन्होंने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अफजल गुरु ने अपने वकील को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उसे डीएसपी देवेंद्र सिंह ने फंसाया है। उस समय इस मामले की जांच होनी चाहिए थी कि संसद हमले में डीएसपी देवेंद्र सिंह की क्या भूमिका थी। उन्होंने कहा कि जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि दिल्ली चुनाव से पहले डीएसपी 3 आतंकवादियों को लेकर दिल्ली क्यों आ रहा था, उसका मंसूबा क्या था। मोहन प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि पुलवामा हमले के इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कहां से आया। पुलवामा हमले के समय भी देवेंद्र सिंह ड्यूटी पर था। बीजेपी की सरकार के दौरान ही देवेंद्र सिंह को पुरस्कार दिए गए। अगर आतंकवादी हमलों में देवेंद्र सिंह की भूमिका की जांच हो जाए तो सारी साजिश का खुलासा हो जाएगा। पुलवामा में भी 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, ये भी उस समय भी वही था डिवाइस पुलवामा में, जहां हमारे सैनिकों की हत्या हुई। शहीदत नहीं, वो हत्या है। और चूंकि अब देश का वातावरण बिगड़ रहा है, दिल्ली का चुनाव था, तो वो आतंकवादी दिल्ली आ रहे थे। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या मंसूबा था। संसद पर हमला बीजेपी सरकार, पुलवामा बीजेपी सरकार, और इसको इसी तरीके से वो दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है ऐसे अधिकारी को। तो आखिर कहीं ना कहीं क्या लिंक है? सबसे बड़ा सवाल है कि वो लेके दिल्ली क्यों आ रहा था, ये उगलवाना है। उसी से पोल खुल जाएगी साजिशों की। विधानसभा में जिस तरीके से, उसके बाद नगर पालिका और जो स्वायत्त शासन विभाग के जो चुनाव हुए, उसमें हमको पूरा यकीन है कि पंचायतों के चुनाव में भी इस प्रदेश के लोग कांग्रेस को ताकत देंगे। सुजानगढ़ के भारत हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस को मोहम्मद चांद काजी ने बताया कि उसकी पत्नी तायरा बानो को 13 जनवरी को प्रसव के लिए भारत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जिस पर अस्पताल में डिलीवरी तो सामान्य हो गई, लेकिन बाद में चिकित्सकों ने कहा कि ब्लीडिंग शुरू हो गई है, इसीलिए बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर शेर सिंह शेखावत, डॉक्टर एस.के. छाबड़ा ने बच्चेदानी का ऑपरेशन किया। इसके बावजूद दूसरे दिन जयपुर ले जाने के लिए कहा गया, जबकि जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने तायरा बानो को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से डॉक्टर एस.के. छाबड़ा ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया है। आपने दर्ज करवाया तायरा बानो के इलाज में लापरवाही हुई है, जिसको दिनांक 13 तारीख को मेरे छोटे भाई ने अपनी बीवी को भारत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था डिलीवरी के लिए। तो डॉक्टर ने कहा सामान्य डिलीवरी हो जाएगी, और सामान्य डिलीवरी हो भी गई थी। आधे घंटे बाद में तायरा की तबीयत गड़बड़ा गई। फिर डॉक्टर ने बोला इसकी हालत ख़राब, ब्लीडिंग हो रही है। तो फिर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। फिर कुछ देर और बोला कि बचाने का एक उपाय है, बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। तो भाई ने, मैं भी आ गया था उस टाइम, मेरे भाई ने, मैंने कहा ठीक है, हमारा पेशेंट बचना चाहिए, जो भी उपाय करो। तो छाबड़ा जी, शेर सिंह जी मिलके दोनों ने ऑपरेशन किया, बच्चेदानी निकाली। फिर कहा कि बच्चेदानी निकाल दिए, ब्लीडिंग बंद हो गई, अब आपकी पेशेंट की हालत धीरे धीरे सुधार में आ जाएगी। फिर वो चले गए। फिर कुछ देर बाद में पेशेंट को कॉटेज वार्ड में शिफ्ट कर दिया, और बाद में कोई डॉक्टर आके नहीं संभाले। फिर हम काफ़ी वेट 3-4 घंटे तक देखते रहे, कोई होश नहीं आ रहा था पेशेंट को। हमें हालत ख़राब लगी, तो लगभग 3:30 बजे के लगभग मैंने सोचा शायद पेशेंट हमारा जिंदा नहीं है, मेरे डाउट हुआ। तो मैंने गुलाम जी को फ़ोन किया, तो गुलाम जी ने बोला, गुलाम जी आप बताओ हम क्या करें, कहीं और ले जाएंगे? तो गुलाम जी ने ये कहा हाँ ले जा सकते हो आप। तो उसमें हमें दुख इस बात का है कि गुलाम जी का फर्ज ये था कि डॉक्टर को आना चाहिए, संभालना चाहिए डिस्चार्ज करते वक्त कि पेशेंट की हालत ले जाने लायक है या नहीं है। तो वहाँ पर कोई डॉक्टर स्टाफ नहीं आया, वो नर्सिंग स्टाफ था, उसको हमने साथ लेके गए। और मेरे को डाउट था, तो नर्स स्टाफ को मैं पूछता गया रास्ते में, ले जाने लायक है, ले जाएं या नहीं ले जाए। तो उसने कहा प्लस चल रही है, ले जा सकते हैं, हम ले जा सकते हैं। तो बात ठीक है, अदरवाइज बच्चेदानी का ऑपरेशन करना ही पड़ता है, यही एकमात्र इसका लास्ट उपचार है।
ब्लड देने के साथ साथ में बच्चादानी निकालनी पड़ती है और उससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है और इधर से ब्लड दिया जाता है, साथ में कुछ दवाइयों का असर रहता है, उससे मरीज की स्थिति में कई बार सुधार आ जाता है तो कई बार नहीं आता है। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है। लापरवाही के आरोप पर क्या कहेंगे? मैं जहाँ तक सोचता हूँ इस अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही नहीं रही है। सभी चिकित्सक ने जी जान से उसका मदद की है, उसके अटेंडेंट्स को भी बार बार कंसोल किए है, हर बात उनको समझाई है, हर बात उनसे पूछ करके, देख करके, दिखा करके करवाई गई है। ब्लड के लिए भी हमने यहाँ से अस्पताल से फ़ोन करके बिना लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी के हमने ब्लड तुरंत मंगाए हैं। हाथों हाथ हमारे स्टाफ के आदमी को भेज करके हमने ब्लड मंगा करके हमने दिए हैं। इससे ज़्यादा और आदमी क्या मदद कर सकता है। सालासर पुलिस थानाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। थानाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की इत्तला पर फतेहपुर की तरफ से आ रहे ट्रक को भांगीवाद तिराहे के पास रोककर जांच करने पर उसमें अंग्रेजी शराब भरी मिली। ट्रक से पुलिस ने कुल 1130 कार्टून अंग्रेजी शराब के जब्त किए हैं, जिनकी बाजार में कीमत 50 लाख रुपए है। थानाधिकारी ने बताया कि हरियाणा निवासी ट्रक ड्राइवर अकरम को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। या परमिट नहीं होना बताया। अक्रम का उक्त करते इतनी भारी मात्रा में शराब अपने कब्जे में रखना और परिवहन करना, धारा 19/54 कै की परिधि में आने पर का गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया है। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मुकदमे की तफ्तीश महेंद्र कुमार पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना बिदासर कर रहे हैं। ये सब ले जा रही थी। प्रथम दृष्टया इनसे पूछा गया है अक्रम से, तो उन्होंने बताया कि साहब ये शराब अम्बाला से बाड़मेर मेरे को ले जानी थी और मुझे ये कहा गया था कि आदमी का सामान है इसमें और आपको बाड़मेर में आदमी मिल जाएगा, वहाँ आप शराब की बाजारी कीमत कितनी है सर? शराब की अमूमन बाजार कीमत 50 लाख के आसपास है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेकर गुरुवार को जारी परीक्षा परिणाम में जिले के कई होनहारों ने सफलता पाई है। लायंस क्लब चूरू के पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण राजगढ़िया के सुपुत्र हर्षित राजगढ़िया का सीए में चयन होने पर परिजनों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर हर्षित का अभिनंदन किया। इस अवसर पर हर्षित की दादी लक्ष्मी देवी, दादा गोविंद प्रसाद राजगढ़िया, घनश्याम राजगढ़िया, विजय लक्ष्मी आदि ने हर्षित का सम्मान किया। ठीक है, आंटी फरा दो। बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि मेहनत सफल हुई है। किसकी प्रेरणा से हुआ है ये सब? दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा, ताई जी, ताऊ जी, भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। कहाँ पर तैयारी की थी? ये तैयारी मैंने चूरू में ही करी है, सारी सैटेलाइट क्लासेस से करी हुई है। अच्छा, कोचिंग का नाम आपकी? मेरी कोचिंग का नाम एल्डाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो जीके मॉल के अंदर है। कितने अटेम्प्ट पास? मैं पहले अटेम्प्ट में पास हो गया हूँ सीए फाइनल में और मेरे 404 नंबर बने हैं। इसी प्रकार पर्यटन विशेषज्ञ अरविंद शर्मा की पुत्रवधू विद्या जमदग्नि ने भी द्वितीय प्रयास में सीए की परीक्षा पास की है। विद्या ने हीरागंजे एंड एसोसिएशन बेंगलोर से आर्टिकलशिप थी। चूरू में यतिश्री रिद्धकरण ट्रस्ट फंड की ओर से आज दादाबाड़ी में नगर परिषद सभापति पायल सैनी के मुख्य आतिथ्य में कंबल वितरण की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एमएल श्याम सुखा ने की। सभापति पायल सैनी ने ट्रस्ट के द्वारा संचालित गतिविधियों की प्रशंसा कर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साधुवाद दिया। इस अवसर पर एडवोकेट राजेश भावसिका ने ट्रस्ट की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी, भरत कोठारी, एडवोकेट आनंद बालान, शांतिलाल कोठारी, सूरजमल सुराणा, विजय कुमार कोठारी, सुरेश कुमार वैद, भरत सुराणा, अनुमान सुराणा, भागीरथ चौधरी, माणकचंद, विश्वनाथ शर्मा, संपत कुमार धूत, डॉक्टर मोहनलाल, सुरेश शर्मा आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कंबल वितरण का प्रोग्राम हुआ है जिसमें जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण का उनको सहयोग दिया गया है और मुझे भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उम्मीद करती हूँ भामाशाहों से, दानकर्ताओं से जो इस कड़ाके की सर्दी के अंदर वो दान कर रहे हैं वो ऐसे ही हमेशा करते रहें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये जो सुविधाएँ हैं वो हम लोगों के द्वारा मिलती रहें।
निरोगी राजस्थान के अंतर्गत एनीमिया मुक्त राजस्थान एवं पल्स पोलियो की खंड स्तरीय कार्यशाला जिला मुख्यालय स्थित पेंशनर कल्याण केंद्र में आयोजित की गई। खंड स्तरीय पल्स पोलियो टास्क फोर्स की बैठक में 19 जनवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान हेतु समस्त चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, एलएचवी, पीएचएस, पीएचएम को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी अवि गर्ग ने उपस्थित खंड अधिकारियों, तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकास अधिकारी सभी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को समन्वय बनाते हुए सफल आयोजन के निर्देश दिए एवं पल्स पोलियो बूथ जिन विद्यालयों में स्थापित किए गए हैं उनको खुला रखने और विद्यालय के बच्चों की जन जागरूक रैली आयोजित करने के निर्देश दिए। जाने से लेके और अंतिम दिवस जब हम इस अभियान का समापन करेंगे तब तक की जो गाइडलाइन है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस स्टेज पे करना है, कौन सा प्रपत्र कैसे करना है, इस अपने प्रशिक्षण सत्र में विस्तार से आज ये कार्यशाला एनीमिया मुक्त राजस्थान को लेकर आयोजित की गई है, जिसमें 6 माह से 59 माह के बच्चों और कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें नीली और गुलाबी टेबलेट खिलाई जाती है, उनको लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई है। साथ ही राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान जो 19 जनवरी 2020 को आयोजित होने वाला है उसका प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में एनीमिया मुक्त राजस्थान और राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को लेकर सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पीएचएस, चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ये बेहतर फील्ड में काम कर सकें। सादुलपुर के जनाऊ खारी की रिंकू पुनिया के सादुलपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यालय में माल्यार्पण कर और मिठाई बांटकर स्वागत किया गया। विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने रिंकू पुनिया के उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। गौरतलब है कि कर्नाटक में हुई अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एथलेटिक्स में रजत पदक हासिल किया। रिंकू फिलहाल पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में पढ़ रही है। मैराथन 42.195 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 19.09 सेकंड में पूरी कर रजत पदक प्राप्त किया है। रिंकू पुनिया ने खेल अकादमी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में भी रही है। राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रिंकू ने किया है। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय रिंकू अपने पिता मनोज पुनिया को देती है। मैंगलोर में हुई थी कर्नाटका में, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया 42 किलोमीटर में 3 घंटे 19 मिनट की मैंने 42 किलोमीटर मैराथन, फुल मैराथन। सादुलपुर के भोजान गांव में बिजली की समस्या और कर्मचारियों के मनमर्जी के विरुद्ध ग्रामीण जीएसएस के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। ग्रामीण विक्रम सिंह और संजय सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले 4 माह से उनके गाँव भोजान को सिर्फ 6 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है। कर्मचारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अधिकारियों को शिकायत करते हैं तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्रामीण जीएसएस के सामने धरने पर बैठे हैं मगर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक बिजली डिस्कॉम उनको 18 घंटे तक बिजली आपूर्ति नहीं कर देगा तब तक धरना और प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि बिना बिजली के बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पहुंच रहा है। वहीं खेतों में फसलों की समय पर सिंचाई नहीं होने के कारण नुकसान हो रहा है। बिजली के मामले में 6 घंटा 5 घंटा कभी तो ऐसा होता है कि गांव में बोलते हैं कि शटडाउन ले रखा है, कभी कुछ ऐसे ही करके स्टाफ है, इनकी भी लोगों में राजनीति चल रही है। जितने भी है कई तो ग्रामीण है, कई आपस में बस ऐसे लोगों के कहने से लाइटें चढ़ा देते हैं, काट देते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। और ये स्टाफ है ये तो इतना कंडेम और ऐसा है कि बस इनको तो सड़क को गांव में रखने के मतलब नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और पार्टी मांगते हैं, कभी पैसे मांगते हैं, कहाँ से लेके आएंगे लोग बाग। और ग्राम की लाइट 6 घंटा 8 घंटा 5 घंटा ऐसी लाइट रहती है। 18 घंटा का प्रावधान 3 दिन से यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, कल भी परसों भी, और तीनों दिन आश्वासन देके भेज दिया गया। अगर आज इनका सलूशन नहीं हुआ तो इनके जिम्मेवार आईएन और जईएन और ये स्टाफ भी होगा, और स्टाफ चेंज होना चाहिए। हमारी बस यही मांगे हैं, लाइट बढ़ा दी जाए। गांव के अंदर परीक्षा, बच्चों की परीक्षा है, ना तो पढ़ पा रहे हैं ना। और ग्रामीण का क्या, हमारे तो फोन भी रखना बंद कर दिया, ना तो चार्ज हो रहा है ना कुछ और। पावर बैंक लेके आते हैं, बिराड़ जाके फोन चार्ज करो या भैंसली जाके फोन चार्ज करो। कोई ग्राम पंचायत भोजान में लाइट की प्रॉब्लम चलते हुए यहाँ पे जनसंख्या इकट्ठी हो रखी है और धरना प्रदर्शन हो रहा है। रोज की रोज यहाँ पे लाइट 4 घंटे 5 घंटे मिलती है हमें। और ये के पास जब भी कॉल करते हैं कभी कॉल नहीं उठाते, यहाँ जीएसएस के अंदर कॉल करते हैं, जीएसएस वाले कॉल नहीं उठाते और हमें आश्वासन दे के भेज देते हैं। इसी के चलते हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रखा है और जब तक हमारी समस्याओं का निवारण नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।